भारत एक विशाल भूभाग है दोस्तों। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारत की जो धरातलीय संरचना है, उच्चावच के आधार पर बहुत सारी विषमताओं को अपने आप में लिए हुए है, बहुत सारी विषमताओं को अपने आप में समेटे हुए है। यानी कि भारत की जो भूमि है, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से सभी जगह पर कोई ना कोई भिन्नताएं आवश्यक रूप से देखने को हमें मिल जाती हैं। जैसे कि भारत में अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर विशाल समतल मैदान आपको देखने को मिलेंगे। हम अगर भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक के उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो वहां पर हमें बहुत ही जो है विशाल विशाल पर्वतमालाएं देखने को मिलेंगी दोस्तों। पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में और पश्चिम भारत में हमें एक विशाल मरुस्थल भी देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में हमें प्रायद्वीपीय पठार भी देखने को मिलता है। यहीं पर तीन ओर भारत समुद्र से घिरा हुआ है और उन समुद्रों में छोटे 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 द्वीपों की श्रृंखलाएं भी हमें बहुत ही जो है ज्यादा दिखाई देती हैं समुद्रों के अंदर। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है दोस्तों कि भारत के इस विशाल भौगोलिक भूभाग पर बहुत सारी भौगोलिक विषमताएं मौजूद हैं और इन्हीं विषमताओं को हम इस विषय में पढ़ने वाले हैं, भारत के भौतिक प्रदेश। तो आज का जो हमारा विषय है दोस्तों वो बहुत ही खास होने वाला है। पूरे कंसंट्रेशन के साथ आज की कक्षा को आप लोग जो है अटेंड करेंगे। पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है ताकि आपको भौगोलिक क्षेत्र अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो आज का विषय है वो हर प्रत्येक कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे रीट हो, सेकंड ग्रेड हो या आरएएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां भारतीय भूगोल है वहां पर ये विषय, ये जो टॉपिक है आपका वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो आज का जो विषय है हमारा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में आज हम जानेंगे। कौन कौन सी संरचनाएं भारत में उच्चावच के आधार पर फैली हुई हैं, तो ये सारा कुछ आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं। तो नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, सभी को बहुत बहुत सभी का शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं एलएस जादौन आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आज का जो विषय है हमारा क्या है, भारत के भौतिक प्रदेश। जैसा कि मैंने बताया अभी कि भारत एक विशाल भूभाग और यहाँ पर बहुत सारी विषमताएं देखने को मिलती हैं। कहीं पर यहाँ पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं पर मैदानी भूमि देखने को मिल जाती है, कहीं मरुस्थल देखने को मिलता है भारत में, कहीं कहीं द्वीपों को रूप में जो है भूभाग देखने को मिलते हैं। तो ये सारी विषमताओं को हम जिस विषय में, जिस टॉपिक के अंदर जिनका अध्ययन करते हैं, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेश। यानी कि भौतिक प्रदेश है का मतलब है धरातल पर फैली हुई विषमताएं, भौगोलिक विषमताएं। तो अब कौन कौन सी विषमताएं भारत में देखने को मिलती हैं, इन विषमताओं के अंतर्गत भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है और इनका सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, ये सारी बातें आज के इस विषय में जानने वाले हैं, आज के इस टॉपिक पर जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि भारत के इन भौतिक क्षेत्रों का जो वर्गीकरण किया गया था सबसे पहले, वो एक व्यक्ति के द्वारा किया गया था और उनका नाम था एसपी चटर्जी महोदय। यानी कि एसपी चटर्जी महोदय ने, जो कि कोलकाता विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, इनका पूरा नाम है शिव प्रसाद चटर्जी, और इन्होंने सबसे पहले भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में, भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया था। और ये भौगोलिक इकाइयां जो इन्होंने विभाजित की थी भारत के संदर्भ में, वो कौन कौन सी थी, तो उनको यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर होगा वो ये होगा कि भारत के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि स्टार्टिंग में ही मैं हर एक पॉइंट को लिखवाऊंगा, आपको नोट करवाऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताता चलूंगा कि यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न हमारे यहाँ पर क्या बन जाता है कि भारत के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो आंसर होगा एसपी चटर्जी महोदय ने। पूरा नाम शिव प्रसाद चटर्जी। तो हम एक एक पॉइंट को लिखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला जो हमारा पॉइंट हो जाता है वो है कि भारत के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण। देखिए, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, भारत के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण, भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया दोस्तों, तो ये किया था एसपी चटर्जी ने।
भारत के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण। अब सबसे पहले जो वर्गीकरण किया है वो किसने किया है? एसपी चटर्जी ने, एसपी चटर्जी द्वारा किया गया था। देखिए पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? भारत के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा आपका एसपी चटर्जी के द्वारा, या हम कहें शिव प्रसाद चटर्जी के द्वारा। तो सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था दोस्तों एसपी चटर्जी के द्वारा, एसपी चटर्जी द्वारा। और ये जो एसपी चटर्जी थे दोस्तों, ये एसपी चटर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कौन थे? कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। और इन्होंने भारत को सबसे पहले वर्गीकृत किया था भौगोलिक आधार पर। कोलकाता विश्वविद्यालय में क्या थे ये? प्रोफेसर। सबसे पहले इन्होंने भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया था। और इन्होंने भारत को दोस्तों, पूछ लिया जाता है आपसे कि कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया था, तो एसपी चटर्जी महोदय ने भारत को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया था। सबसे पहले एसपी चटर्जी महोदय कौन थे दोस्तों? तो ये प्रोफेसर थे, और ये प्रोफेसर कहां पर थे? कोलकाता विश्वविद्यालय, भूगोल के प्रोफेसर थे ये, भूगोल के प्रोफेसर। और इन्होंने सबसे पहले 4 भागों में भारत को विभाजित किया था। इनके द्वारा कितने भागों में भारत को जो है बांटा गया था? तो इन्होंने भारत को कितने दोस्तों? तो 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया, 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। सबसे पहले जो विभाजन हुआ था भारत का भौगोलिक आधार पर, कितने भागों में किया गया था? 4 भागों में। अब ये जो 4 भाग हैं भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत, ये कौन कौन से हैं दोस्तों? तो इन्होंने सबसे पहले भारत में पर्वतीय क्षेत्र बताए, यानी कि उत्तर भारत जो पूरा का पूरा फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत, इसमें अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल, इसके अलावा मेघालय। तो ये पूरा जो क्षेत्र है दोस्तों, ये कैसा है? पर्वतीय क्षेत्र है। और इसको पहला भौतिक प्रदेश जो है यहाँ पर विभाजित किया गया भारत के भौतिक प्रदेशों में, उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश। तो इन्होंने 4 भौगोलिक क्षेत्र भारत के कौन कौन से बताए दोस्तों? तो एक तो बताया इन्होंने एसपी चटर्जी महोदय ने, कौन सा? उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि इन्होंने कितने भागों में भारत के भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया था, तो इन्होंने 4 जो भौतिक प्रदेश बताए, उनमें सबसे पहले नंबर 1 पे बताया इन्होंने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उसको क्या नाम दिया? उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, पहला भौगोलिक क्षेत्र। दूसरा भौगोलिक क्षेत्र इन्होंने बताया उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश के ही दक्षिण में हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा या उन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से निर्मित मैदान को, यानी कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों के ही दक्षिण में एक विशाल भूभाग फैला हुआ है। मैं पूरा का पूरा आपको बिल्कुल बाकायदा मैप के माध्यम से समझाऊंगा कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों के दक्षिण में एक विशाल भूभाग फैला हुआ है, जिसका निर्माण हिमालय से ही निकलने वाली या उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से हुआ है। और उस मैदान को नाम दिया इन्होंने उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो जो दूसरा भौगोलिक क्षेत्र है भारत में, वो है उत्तर भारत का विशाल मैदान दोस्तों। उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये दूसरा भौगोलिक क्षेत्र हो जाता है। तीसरा जो भौगोलिक क्षेत्र इन्होंने बताया, उत्तर भारत के विशाल मैदान के ही दक्षिण में एक विस्तृत ज्वालामुखी के लावे से निर्मित या बेसाल्टिक लावे से निर्मित एक पठार है। और ये पठार पूरा का पूरा मध्य भारत से लेकर के और दक्षिण भारत तक फैला हुआ है। इस पठार को इन्होंने नाम दिया प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि चट्टानी संरचना से युक्त एक चट्टानी प्रदेश जो कि मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में था। और इसको क्या नाम दिया दोस्तों इन्होंने? इसको नाम दिया दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो तीसरा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार।
दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ये तीसरा भौगोलिक क्षेत्र बताया इन्होंने, प्रायद्वीपीय पठार। ये तीसरा इन्होंने भौगोलिक क्षेत्र बताया भारत में। और जो चौथा भौगोलिक क्षेत्र उन्होंने बताया था वो दक्षिण भारत जो है वो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर, और भारत एक प्रायद्वीपीय स्थिति बनाता है। यानी कि भारत का जो दक्षिण भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो भूभाग है, वो एक त्रिभुजाकार आकृति में है, और इसलिए दक्षिण भारत में इस त्रिभुजाकार आकृति का जो क्षेत्र फैला हुआ है उसके तीन ओर समुद्र भी हैं। तो ये क्षेत्र जो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ होता है, कोई भी भूभाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। अगर चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ कोई भूखंड हो तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसको हम द्वीप कहेंगे। विशाल कोई विस्तृत भूखंड हो जो चारों ओर या तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ हो, जहां पर भौगोलिक और सांस्कृतिक विषमताएं भी देखने को मिलती हैं, तो उसे हम महाद्वीप कहते हैं। और जो है तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ कोई विस्तृत जो है भूभाग, वो क्या कहलाता है दोस्तों, प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारत का तो दक्षिण भारत वाला हिस्सा है वो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, और इसलिए दक्षिण के पठार को ही प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। अब इस प्रायद्वीपीय पठार का जो तटीय क्षेत्र है, जो किनारे वाली जो भूमि है, जो समुद्रों से लगी हुई है, जहां पर बहुत सारी नदियों ने अवसादों के द्वारा मैदानों का निर्माण किया है, जो समुद्र से लगे हुए मैदान हैं, तटीय क्षेत्रों के मैदान हैं, उन्हें कहा जाता है समुद्र तटीय मैदान। तो ये भारत में चौथा भौतिक प्रदेश हो जाता है, जो कि एसपी चटर्जी महोदय ने सबसे पहले बताया था। तो चौथा भौतिक प्रदेश इन्होंने कौन सा बताया, समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान। तो एसपी चटर्जी महोदय ने भारत में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र बताए, सबसे पहले 4। यानी कि एसपी चटर्जी के अनुसार भारत में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं दोस्तों, तो 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार और समुद्र तटीय मैदान दोस्तों। अब इन चारों भौतिक प्रदेशों को सबसे पहले भारत सरकार ने अपने राजपत्र में प्रकाशित किया, और भारत के सर्वप्रथम 4 भौगोलिक क्षेत्र अस्तित्व में आए। यानी कि इन चारों भौगोलिक क्षेत्रों को भारत सरकार ने अपने राजपत्र में प्रकाशित किया था। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए कि सबसे पहले जो भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया था, तो 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया था, जिनका प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र में किया गया था। देखिए इसमें लिख लीजिए आगे कि भारत को जो है कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया था दोस्तों, तो 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। सबसे पहले किसके द्वारा, तो एसपी चटर्जी महोदय के द्वारा। और इन भौगोलिक क्षेत्रों को सर्वप्रथम भारत सरकार ने किसमें प्रकाशित किया, अपने राजपत्र में। तो भारत सरकार ने इन्हें अपने राजपत्र में प्रकाशित किया, अपने राजपत्र में सबसे पहले प्रकाशित किया। और इस आधार पर भारत में कितने भौगोलिक क्षेत्र अस्तित्व में आए दोस्तों, 4। कितने आए, 4 भौगोलिक क्षेत्रों को सबसे पहले भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया, और ये 4 सबसे पहले अस्तित्व में आए भौगोलिक क्षेत्र। इसका फटाफट से ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि आगे इन 4 भौगोलिक क्षेत्रों में कौन कौन से और क्षेत्र जोड़े गए, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अनुसार वर्तमान में भारत में कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं। देखिए 4 सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्र थे, किसके अनुसार, एसपी चटर्जी महोदय के अनुसार, और इनका प्रकाशन हुआ था भारत सरकार के राजपत्र में। अब देखिए आगे हम बात करें इन भौगोलिक क्षेत्रों की, तो इन 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अलावा कुछ भौगोलिक क्षेत्र और जोड़े गए। सर्वप्रथम तो ये 4 भौगोलिक क्षेत्र जो है वो अस्तित्व में आए थे, और ये 4 जो भौगोलिक क्षेत्र सबसे पहले जो अस्तित्व में आए थे, इन्हें जो है किसके द्वारा सबसे पहले बताया गया था दोस्तों, तो इन्हें सबसे पहले बताया गया था एसपी चटर्जी महोदय के द्वारा। अब इसको हम थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं और आगे की बात और करते हैं। देखिए सबसे पहले भारत में 4 भौगोलिक क्षेत्रों को किसने बताया था, एसपी चटर्जी महोदय ने। ये 4 भौगोलिक क्षेत्र थे जो कि सबसे पहले भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। अब इन क्षेत्रों में
इसके बाद कुछ क्षेत्र और जोड़े गए, जैसे कि इन क्षेत्रों में जो पांचवा भौगोलिक क्षेत्र था, वो पांचवा भौगोलिक क्षेत्र दोस्तों जोड़ा गया था। इसको पांचवें भौगोलिक क्षेत्र के रूप में द्वीप समूहों को जोड़ा गया, जो बाद में जोड़ा गया था। प्रारंभ में तो कितने थे दोस्तों? 4 थे, और बाद में पांचवा भौतिक प्रदेश जोड़ा गया था इसमें द्वीप समूह को, यानी कि भारत में दोनों ओर जो समुद्र है, यानी कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में जो अरब सागर है, इस पूरे के पूरे समुद्री क्षेत्र में कुछ छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखलाएं मौजूद हैं, और इन द्वीपों को भारत के ही टेरिटरी में, भारत की ही राजनीतिक सीमा में रखा जाता है। भारत की ही राजनीतिक सीमा का एक अंग माना जाता है भारत में स्थित इन समुद्री द्वीपों को भी। तो भारत की राजनीतिक सीमा का हिस्सा होने के कारण इन समुद्री द्वीपों को भी भारत के ही भौगोलिक क्षेत्र में जो है शामिल किया जाता है। इसलिए पांचवें भौतिक प्रदेश के रूप में इन द्वीप समूहों को यहाँ पर जोड़ा गया। तो पांचवें द्वीप समूह के रूप में किसको जोड़ा गया था? पांचवें भौतिक प्रदेश के रूप में बाद में किसको जोड़ा गया था? तो बाद में द्वीप समूहों को जोड़ा गया था। पांचवें भौतिक प्रदेशों के रूप में, पांचवें भौतिक प्रदेशों के रूप में द्वीप समूहों को जोड़ा गया। द्वीप समूहों को जोड़ा गया। इनमें कौन कौन से द्वीप समूह जोड़े गए? तो एक तो अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप, यानी कि पांचवें भौतिक प्रदेश के रूप में जो द्वीप समूह जोड़े गए, उनमें 2 द्वीप समूह हैं, जो कि एक अरब सागर में स्थित है और एक बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये 2 द्वीप समूह कौन कौन से हो जाते हैं दोस्तों? एक तो हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और जो दूसरा जो दोस्तों द्वीप समूह है जो अरब सागर में फैला हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं लक्षद्वीप समूह या लकाद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह या लकाद्वीप समूह। तो ये जो 2 समूह मौजूद हैं, एक अरब सागर में मौजूद है, एक बंगाल की खाड़ी में मौजूद है, इन दोनों को द्वीप समूहों के रूप में प्रमुख रूप से एक भौतिक प्रदेश के रूप में इनको जोड़ा गया था, पांचवें भौतिक प्रदेश के रूप में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में एसपी चटर्जी महोदय के अनुसार हमारे भारत के कुल कितने भौतिक प्रदेश थे? तो 4 थे, और पांचवें भौतिक प्रदेश के रूप में बाद में किसको जोड़ा गया था? तो द्वीप समूह को जोड़ा गया था। अब दोस्तों अगर हम एनसीईआरटी का अध्ययन करते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक्स का अध्ययन करते हैं, तो एनसीईआरटी की बुक्स में भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, और एनसीईआरटी ने जो 6वां भौतिक प्रदेश माना है, वो 6वां भौतिक प्रदेश माना है दोस्तों थार के मरुस्थल को। यानी कि एनसीईआरटी ने जो एसपी चटर्जी महोदय का वर्गीकरण था, इस एसपी चटर्जी महोदय के वर्गीकरण में जो हमें उत्तर भारत का विशाल मैदान देखने को मिलता है, इसी उत्तर भारत के विशाल मैदान का एक भाग जो मरुस्थली है, उसको एनसीईआरटी ने अलग कर दिया और 6वें भौतिक प्रदेश के रूप में जो है उसको मान लिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। तो अब वर्तमान में एनसीईआरटी के अनुसार भारत में भौतिक प्रदेशों की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? तो 6 हो जाती है। तो इस पॉइंट को भी यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार भारत के भौतिक प्रदेशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है। भारत के भौतिक प्रदेशों की संख्या 6 है। किसके अनुसार है दोस्तों 6? एनसीईआरटी के अनुसार। अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने जो 6वां भौतिक प्रदेश माना है दोस्तों, वो 6वां भौतिक प्रदेश किसे माना है? तो एनसीईआरटी ने 6वां जो भौतिक प्रदेश माना है वो किसको माना है? थार का मरुस्थल, यानी कि थार के मरुस्थल को इसने 6वें भौतिक प्रदेश के रूप में मान्यता
दी है। और पहले ये जो थार का मरुस्थल था दोस्तों, ये थार का मरुस्थल पहले किस भौगोलिक क्षेत्र का या किस भौतिक प्रदेश का भाग था? तो ये पहले इस मैदान का ही भाग था, जिसे एनसीईआरटी ने अलग से माना है। तो इसके अनुसार छठवां जो भौतिक प्रदेश है एनसीईआरटी के अनुसार, वो दोस्तों कौन सा हो जाता है? तो वो हो जाता है थार का मरुस्थल। यानी कि छठवां भौतिक प्रदेश, छठवां भौतिक प्रदेश एनसीईआरटी ने थार मरुस्थल को माना है। और ये पहले किसका भाग था? तो ये मैदान का भाग था। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी के अनुसार वर्तमान में भौतिक प्रदेशों की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? तो ये संख्या हो जाती है 6। इसका भी आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 6 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं दोस्तों। देखिए, यहां से अगर हम बात करें तो 6 भौतिक प्रदेशों की अगर हम बात करें तो ये 6 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हो जाते हैं, यहां पर आपको इस डायग्राम में इनको आप देख सकते हो। देखिए, भारत का ये यहाँ पर एक मानचित्र आपको दिखाया गया है। इस मानचित्र में हम अगर बात करें, सबसे पहले ऊपर ये जो ब्लू कलर का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा का पूरा ब्लू कलर का जो क्षेत्र है, नीले रंग का जो ये शैडो किया हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है, जो कि वर्तमान लद्दाख और जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। यहीं हिमाचल प्रदेश है, इसके अलावा उत्तराखंड का क्षेत्र है, इधर ये सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद ये इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का जो क्षेत्र है पूर्वोत्तर में, ये पूरा का पूरा क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों। तो इसे नाम दिया है उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, जो कि सबसे पहले किसने बताया था? एसपी चटर्जी ने। इसके अलावा इसी उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के यहाँ दक्षिण में ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा जो भूभाग, इसे हम कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। यानी कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान फैला हुआ है वो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के ही कहां पर है? दक्षिण में फैला हुआ है, जो कि इधर राजस्थान से लेकर और इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कुछ भाग मध्य प्रदेश, उसके बाद बिहार, थोड़ा सा झारखंड का भाग, फिर पश्चिम बंगाल और इधर यहाँ पर ये असम तक फैला हुआ है। ये कई नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है, जिसे उत्तर भारत के विशाल मैदान के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये एक विशाल भूभाग है, बहुत ही उपजाऊ मैदान है दोस्तों। और इस उपजाऊ मैदान में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है भारत की। तो ये दूसरा भौतिक प्रदेश हो जाता है उत्तर का विशाल मैदान। तीसरे भौतिक प्रदेश के रूप में अगर हम बात करें तो आपको ये जो रेड कलर का पूरा जो एरिया दिखाई दे रहा है इधर, यहाँ अरावली पर्वतमाला से लेकर और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये पूरा एक पठारी भूभाग है, एक चट्टानी प्रदेश है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी के लावे से हुआ है। और ज्वालामुखी के लावे से निर्मित होने के कारण ये बेसाल्ट की चट्टानें यहाँ पर निर्मित होती हैं। तो इस पठार पर बेसाल्ट की चट्टानों का एक जमाव पाया जाता है और ये धरातल से औसतन 600 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद एक क्षेत्र है, जो ऊपर से सपाट है और चट्टानी है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है और ये तीनों समुद्र से भी घिरा हुआ होने के कारण कहलाता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो तीसरा भौगोलिक क्षेत्र हमारा ये है भारत में, जो कि प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एसपी चटर्जी महोदय ने चौथा जो भौगोलिक क्षेत्र माना था वो माना था समुद्र तटीय मैदानों को। ये जो आपको आसमानी कलर में, स्काई ब्लू में जो आपको ये जो एरिया दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र प्रमुख रूप से 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। इधर की साइड में अरब सागर है, इस साइड पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हमारा क्या है? हिंद महासागर। तो 3 ओर ये घिरा हुआ है समुद्र से और यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदियां मिट्टी का जमाव करती हैं, मिट्टी का निक्षेप करती हैं, मिट्टी का बिछाव करती हैं और समुद्र के किनारे की भूमि पर एक मैदान का निर्माण कर देती हैं, जिस मैदान को समुद्र तटीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो भारत में आपको दिखाई दे रहा है एरिया, ये है चौथा भौतिक प्रदेश और इसे कहते हैं समुद्र तटीय मैदान। इसके अलावा हमने बताया था कि ये प्रारंभ में 4 थे जो एसपी चटर्जी महोदय ने जिन्हें जो है विभाजित किया था। सबसे पहले एक तो उत्तर का विशाल मैदान, एक उत्तर भारत का ये पर्वतीय क्षेत्र, इसके अलावा एक ये
प्रायद्वीपीय पठार और एक ये समुद्र तटीय मैदान। पांचवा जो भौतिक प्रदेश जोड़ा गया था दोस्तों, वो इधर ये आपको द्वीपों की एक श्रृंखला दिखाई दे रही है जिसे अंडमान निकोबार द्वीपों के नाम से जाना जाता है। तो ये जो अंडमान निकोबार हैं, इधर ये जो लक्षद्वीप समूह है, इनको भी पांचवें भौतिक प्रदेश के रूप में स्वीकार किया गया था और इनके साथ ही भौतिक प्रदेशों की संख्या हो गई थी 5 और ये कहलाए द्वीप समूह। ये इधर लक्षद्वीप समूह है अरब सागर में और ये है बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रत्येक का हम विस्तार से अध्ययन भी करेंगे आगे। एक बार आप अपनी जो है समझ को विकसित कीजिए इस जो है विषय के प्रति, भूगोल विषय के प्रति पहले एक बार समझ आपकी विकसित हो जाए, उसके बाद में डिटेल में इन सभी भौतिक प्रदेशों को विस्तार से पढ़ाऊंगा। तो पांचवा भौतिक प्रदेश कौन सा था दोस्तों? द्वीप समूह था। और इसके बाद जो छठवां भौतिक प्रदेश जो एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी ने, मैंने बताया कि एनसीईआरटी ने भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया है, कितने भौतिक क्षेत्रों में बांटा है, तो एनसीईआरटी ने भारत को 6 भौतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो एनसीईआरटी के अनुसार छठवां जो भौतिक प्रदेश दोस्तों यहाँ पर जो देखने को मिलता है हमें, वो कौन सा देखने को मिलता है? वो मिलता है ये उत्तर भारत का जो है विशाल मैदान का ही एक भाग, जिसे एक मरुस्थल के रूप में यहाँ पर विकसित किया गया है, एक मरुस्थल के रूप में इसको यहाँ पर माना गया है। तो ये जो मरुस्थल है वो छठवें भौतिक प्रदेश के रूप में एनसीईआरटी के द्वारा स्वीकार किया गया। पहले ये एसपी चटर्जी महोदय ने इसी मैदानी क्षेत्र का भाग माना था, लेकिन इसकी संरचना एकदम बिल्कुल इस मैदान से अलग हटके बिल्कुल मरुस्थली है। तो इसको एनसीईआरटी ने अलग से एक इकाई गठित के रूप में, एक अलग से इकाई के रूप में इसको जो है गठित कर दिया गया, एक अलग से इकाई के रूप में इसको मान लिया गया और ये छठवां भौतिक प्रदेश कहलाया दोस्तों थार का मरुस्थल, जो कि पंजाब हरियाणा के दक्षिण से लेकर पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कच्छ तक फैला हुआ है। तो इस प्रकार से भारत को कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है दोस्तों? तो 6 भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया गया है। ये 6 भौगोलिक क्षेत्र आपके सामने हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखिए, अब यहां तक का एक बार हम पूरा कंप्लीट एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद एक एक भौतिक प्रदेश के बारे में विस्तार से अवलोकन करेंगे। तो चलिए देखिए, एक बार फिर से शुरू से इसका पूरा का पूरा हम अध्ययन कर लेते हैं। भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो एसपी चटर्जी के द्वारा किया गया। और एसपी चटर्जी महोदय ये प्रोफेसर थे कहाँ पर? कोलकाता विश्वविद्यालय में। यानी कि एसपी चटर्जी महोदय कोलकाता विश्वविद्यालय में क्या थे? प्रोफेसर थे। और इन्होंने सबसे पहले भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। ये 4 भौतिक प्रदेश जो इन्होंने भारत में माने सबसे पहले, वो कौन से थे? उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार और चौथा था समुद्र तटीय मैदान। और भारत सरकार ने इन्हें सबसे पहले अपने राजपत्र में प्रकाशित किया था दोस्तों। अब यहाँ पर 4 भौतिक प्रदेशों के बाद मैंने बताया कि इनका प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र में हो चुका था और बाद में इन्हीं भौतिक प्रदेशों में 5वां जो भौतिक प्रदेश था, उस भौतिक प्रदेश के रूप में द्वीप समूहों को जोड़ा गया था और ये थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। तो 5वें भौतिक प्रदेश के रूप में मान्यता मिली अंडमान निकोबार को और लक्षद्वीप समूह को। लेकिन एनसीईआरटी ने भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। एनसीईआरटी के अनुसार भारत में भौतिक प्रदेशों की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? तो 6 हो जाती है। और जो छठवां भौतिक प्रदेश एनसीईआरटी ने माना, वो माना दोस्तों थार के मरुस्थल को। तो थार मरुस्थल एनसीईआरटी के अनुसार छठवां भौतिक प्रदेश था, जो पहले उत्तर के ही पर्वतीय प्रदेश का क्या था? भाग था दोस्तों। तो यहाँ पर 6 भौगोलिक क्षेत्र माने हैं और इन भौगोलिक क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो इनको यहाँ इस मैप के माध्यम से हम समझ सकते हैं कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, थार का मरुस्थल, समुद्र तटीय मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और द्वीप समूह। तो इसका आप पूरा एक स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर हम एक एक भौतिक प्रदेश के बारे में जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में। उत्तर भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है दोस्तों, वो बहुत ही एक विशाल भूभाग है, जो कि लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। और इस उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को संरचना की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। इसी उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हम दोस्तों बात करेंगे ट्रांस हिमालय की,
ट्रांस हिमालय में हम बात करेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणियों की। इसी उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में हम बात करेंगे मुख्य हिमालय की, और हिमालय की 3 श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी की। और साथ ही साथ हम बात करेंगे पूर्व उत्तर भारत की पहाड़ियों की। तो उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है वो बहुत ही एक विस्तृत भूभाग है, जिसे 3 भौगोलिक इकाइयों में गठित किया गया है, ट्रांस हिमालय के रूप में, हिमालय के रूप में, और तीसरी जो भौगोलिक इसकी जो इकाई मानी जाती है वो मानी जाती है दोस्तों पूर्व उत्तर की या पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं उत्तर के भौतिक प्रदेशों की। और उत्तर के भौतिक प्रदेशों में दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय की यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, पॉइंट डाल दीजिए। उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश। देखिए, अब हम बात करते हैं उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेशों की। पहला जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है या भौतिक प्रदेश है वो है उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश में अगर हम बात करें दोस्तों, तो उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश प्रमुख रूप से भारत के उत्तर में फैला हुआ है, एक विशाल भूभाग है। और इस विशाल भूभाग को प्रमुख रूप से 3 भागों में या 3 रूप से इसको विभाजित किया जाता है दोस्तों। यानी कि उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है ये 3 भागों में विभाजित है, 3 संरचनाओं में इसको हम विभाजित करके इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों की बात करें तो इसको दोस्तों कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए, बहुत ही संक्षिप्त तरीके से, बहुत ही आपको विस्तार तरीके से, यानी कि विस्तृत भी और संक्षिप्त भी होगा, और कुछ भी नहीं छोड़ूंगा इस विषय में मैं। एक भी प्रश्न आपका यहाँ से छूटने वाला नहीं है दोस्तों। बिल्कुल विस्तार पूर्वक इसको पढ़ेंगे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी कि विस्तार भी होगा टॉपिक का, और बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में हम पूरी की पूरी बात भी कर लेंगे दोस्तों। तो मैंने बताया कि उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है दोस्तों, ये संरचना की दृष्टि से कितने भागों में बटा हुआ है, तो ये संरचना की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित है दोस्तों। इसको मैं आपको मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों को, पहले अपन यहाँ पॉइंट डाल देते हैं कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों को, उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों को, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को संरचना की दृष्टि से, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को संरचना की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। संरचना की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों, तो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों को संरचना की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब इन तीनों भागों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैप के माध्यम से मैं ये तीनों भाग आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, उत्तर के जो पर्वतीय प्रदेश हैं इनको संरचना की दृष्टि से दोस्तों कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो इनको संरचना की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं, इसको पूरा बिल्कुल एकदम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा उत्तर भारत है। इसको मैं एक बार मैप में आपके सामने ले आता हूँ। देखिए, ये यहाँ पर ये हम ले लेते हैं उत्तर भारत का मैप। यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया है आपका।
पूरा मैप बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया और जहाँ जहाँ इनका विस्तार फैला हुआ है वहाँ तक का मैप हम यहाँ पर लेंगे। देखिए ये हो गया आपका उत्तराखंड हिमाचल का क्षेत्र और इधर ये नेपाल, इसके अलावा ये यहाँ पर हो गया आपका सिक्किम का क्षेत्र और ये इस साइड में हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद ये नागालैंड, मणिपुर, इसके अलावा यहाँ पर ये मिजोरम, त्रिपुरा, इसके अलावा मेघालय और असम का क्षेत्र, साथ ही साथ ये इधर हो गया आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। देखिए यहाँ पर इस तरह से हम ये मैप ले लेते हैं। अब इस मैप में आप समझने की कोशिश करना कि हमारा जो पिछले मैप में आपने देखा होगा कि उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ था दोस्तों, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, समझना। ये यहाँ पर पूरा का पूरा जो एरिया था, यहाँ तक का क्षेत्र ये वाला यहाँ तक था। इसके अलावा ये यहाँ पर सिक्किम में था और ये यहाँ पर था हमारा पूर्वोत्तर भारत में। ये इस क्षेत्र में आपको उत्तर का पर्वतीय प्रदेश यहाँ पर आपने जो है देखा था। अब ये एरिया कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र। यहाँ पर ये हिमाचल का क्षेत्र है, ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, इधर की साइड में ये सिक्किम है दोस्तों, ये अरुणाचल है और ये यहाँ पर आपका कौन सा है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ क्षेत्र असम का भी है दोस्तों और ये यहाँ पर है आपका मेघालय का शिलोंग पठार। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है दोस्तों, ये 3 भागों में बांटा गया है संरचना की दृष्टि से। इसी उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हम सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऊपर उत्तर में 3 पर्वत श्रृंखलाओं का एक समूह देखने को आपको मिल जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऊपर ही ऊपर एक पर्वतमाला आपको इस तरह से दिखाई देती है। ये यहाँ पर एक सबसे उत्तर में आपको पर्वतमाला दिखाई देगी इस तरह से। इसके जस्ट दक्षिण में एक और पर्वतमाला आपको दिखाई देगी दूसरे नंबर पर, ये यहाँ इस तरह से। और फिर इसके ही दक्षिण में एक और पर्वतमाला आपको दिखाई देगी इसके दक्षिण में, यानी कि 3 पर्वतमालाओं का एक समूह आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखिए 1, 2 और ये हो गई एक पर्वतमाला ये वाली, तो 3 पर्वतमालाओं का एक समूह आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये जो 3 पर्वतमालाएं सबसे उत्तर में आपको दिखाई देंगी, ये पर्वतमालाएं ट्रांस हिमालय कहलाती हैं। यानी कि ये जो 3 पर्वतमालाएं हैं, इसके अलावा एक पर्वतमाला आपको यहाँ तिब्बत के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगी। ये तिब्बत है, ये इधर वाला जो एरिया है आपका वो कौन सा है, तिब्बत। ये पूरा का पूरा क्षेत्र तिब्बत का है। तो इस तिब्बत वाले क्षेत्र में और यहाँ पर इस क्षेत्र में आपको 3 पर्वतमालाएं देखने को मिलेंगी दोस्तों। जो सबसे ऊपर ये जो 3 श्रृंखलाएं हैं, इनको कहा जाता है क्रमशः काराकोरम, लद्दाख और जास्कर दोस्तों। इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो एक पर्वत श्रृंखला को तो कहा जाता है यहाँ पर काराकोरम, जो सबसे उत्तर में है। कौन सी श्रृंखला है, काराकोरम। देखिए एक श्रृंखला जो सबसे उत्तर में है उसको तो कहते हैं काराकोरम, काराकोरम श्रेणी सबसे उत्तर में काराकोरम है। इसके दक्षिण में फिर एक और पर्वत श्रृंखला है जिसे कहा जाता है लद्दाख। नंबर 2 पे जो श्रृंखला है उसको क्या कहा जाता है, लद्दाख। और जो नंबर 3 पे आपको ये दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं जास्कर। इसको हम क्या कहते हैं, जास्कर। और नंबर 4 पे आपको जो ये दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं कैलाश। ये जो तिब्बत में फैली हुई है श्रेणी, इसका क्या नाम है दोस्तों, तो इसका है कैलाश श्रेणी। यानी कि 4 श्रृंखलाओं का एक समूह है जिसमें सबसे उत्तर में काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, फिर जास्कर है और फिर ये कौन सी है, तिब्बत में कैलाश है। इन चारों श्रृंखलाओं को संयुक्त रूप से दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय, या इसी को कहा जाता है दोस्तों पार हिमालय। यानी कि 4 श्रृंखलाओं का जो समूह आपको दिखाई देता है सबसे उत्तर में, इन 4 श्रृंखलाओं के समूह को ही कहा जाता है दोस्तों क्या, ट्रांस हिमालय। इनको क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय कहलाती हैं दोस्तों, इनको कहा जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय आपसे पूछ लिया जाए ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणियों को शामिल किया जाता है, तो आंसर होगा आपका ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियों को शामिल किया जाता है। और ये 4 श्रेणियां 3 भारत में और 1 तिब्बत में फैली हुई है। और ये 4 श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक का, इसके अलावा
ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा ट्रांस हिमालय है दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। तो एक तो कौन सा हो गया यहाँ पर क्षेत्र नंबर 1 पर, यानी कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तर की जो श्रेणियां हैं वो कहलाती है ट्रांस हिमालय, और इसी ट्रांस हिमालय को दोस्तों कहा जाता है पार हिमालय। इसी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसी को पार हिमालय भी कहते हैं। तो एक भाग तो कौन सा हो गया? उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में ट्रांस हिमालय हो गया। यानी कि हम सबसे पहले तो ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे एक भाग के रूप में, जिसमें हम इन चारों श्रृंखलाओं की, इन चारों श्रेणियों की बात करेंगे दोस्तों। दूसरा जो भाग है इसका वो है मुख्य हिमालय, और जो मुख्य हिमालय फैला हुआ है दोस्तों वो ट्रांस हिमालय के बिल्कुल दक्षिण में फैला हुआ है। यानी कि इस ट्रांस हिमालय के दक्षिण में कुछ पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं दोस्तों। और ये जो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जो पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं दोस्तों, वो पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं यहाँ पर? तो सबसे उत्तर में एक पर्वत श्रेणी है इस तरह से फैली हुई, ये वाली। ये जो सबसे उत्तर वाली पर्वत श्रेणी है ये यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद नेपाल, नेपाल के बाद ये यहाँ सिक्किम, उसके बाद ये भूटान, भूटान के बाद दोस्तों ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से फिर ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। अरुणाचल प्रदेश से दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद ये म्यांमार और भारत के मध्य क्या बना देती है दोस्तों? तो ये सीमा बना देती है। तो ये जो श्रेणी फैली हुई है यानी कि म्यांमार से लेकर और इधर यहाँ भारत में जम्मू कश्मीर तक, और इसका कुछ विस्तार दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। और पाकिस्तान तक फैली हुई ये जो श्रृंखला है दोस्तों ये कहलाती है महान हिमालय। यानी कि ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है ये मुख्य हिमालय है, और मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रेणी है जिसे कहा जाता है महान हिमालय, जो कि पाकिस्तान में सुलेमान कहलाती है। पाकिस्तान में क्या कहलाती है? सुलेमान। इसे पाकिस्तान में कहते हैं दोस्तों सुलेमान। यहाँ पर पाकिस्तान में तो ये क्या कहलाती है? सुलेमान। पाकिस्तान में इसको कहते हैं सुलेमान श्रेणी, ये वाली। और यहाँ भारत में इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? तो भारत में इसको कहा जाता है महान हिमालय। इसको भारत में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो भारत में इसको कहते हैं महान हिमालय। मैं यहाँ लिख देता हूँ महान हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय। इसको भारत में कहा जाता है दोस्तों। भारत में इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको भारत में कहते हैं महान हिमालय। इसको पाकिस्तान में क्या कहते हैं दोस्तों? सुलेमान कहते हैं। इसी श्रेणी को यहाँ म्यांमार में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसी श्रेणी को म्यांमार में दोस्तों कहा जाता है अराकान योमा। इसको म्यांमार में क्या कहते हैं? अराकान योमा। म्यांमार में यही श्रेणी कहलाती है अराकान योमा। ये अराकान योमा के नाम से जानी जाती है। कहाँ पर दोस्तों? तो म्यांमार में। इसके अलावा इस श्रेणी के दक्षिण में एक और श्रेणी है जो कि विखंडित रूप से फैली हुई है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में, या मैं कहूं तो 5 छोटे छोटे भागों में विभाजित है। यानी कि ऐसी श्रेणी जो श्रृंखलाबद्ध क्रमिक रूप से समानांतर ना होकर और श्रृंखलाबद्ध तरीके से फैली हुई ना होकर के, और किसके रूप में? श्रेणियों के रूप में, विखंडित श्रेणियों के रूप में फैली हुई है। और इस श्रेणी को कहते हैं दोस्तों लघु हिमालय। इस श्रेणी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है लघु हिमालय, जो इसी महान हिमालय के कहां पर फैली हुई है दोस्तों? दक्षिण में फैली हुई है इस तरह से, और ये टुकड़ों में है। देखिए ये इस तरह से टुकड़ों में फैली हुई है दोस्तों। ये यहाँ इस तरह से टुकड़ों में फैली हुई है, और इसमें प्रमुख रूप से जो है 5 प्रमुख जो है इसमें श्रेणियां बन जाती हैं। कितनी श्रेणियों का समूह बन जाता है दोस्तों? तो 5 श्रेणियों का यहाँ पर समूह देखने को मिल जाता है। और ये अंत में पांचों की पांचों श्रेणियां अंत में संयुक्त होकर के और ये महान हिमालय में ही क्या हो जाती हैं दोस्तों? तो महान हिमालय में ही ये यहाँ विलीन हो जाती हैं। और ये जो श्रेणी है दोस्तों ये कहलाती है लघु हिमालय। और इसी के नीचे एक तीसरी श्रेणी और है दोस्तों, और ये जो तीसरी श्रेणी है जो सबसे दक्षिण में है, इस तीसरी श्रेणी का विस्तार जो कि यहाँ पंजाब से लेकर के और दोस्तों यहाँ पर नेपाल और भारत के मध्य फैला हुआ है इस तरह से। ये एक तीसरी श्रेणी है जो पंजाब से लेकर और यहाँ इधर पूर्वोत्तर भारत तक फैली हुई है। यूं ये तीसरी श्रेणी है।
पंजाब से लेकर कहाँ तक फैली हुई है? पूर्वोत्तर तक। और पूर्वोत्तर में छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में ये क्या हो जाती है? टूट जाती है। और छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में टूट करके क्या हो जाती है दोस्तों? ये यहाँ समाप्त हो जाती है। ये जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ, इनको यहाँ डफला, मिरी, अबोर और मिसमी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको एक संरचना दिखाई दे रही होगी। सबसे ऊपर 3 श्रेणियां हैं, उसके बाद फिर वापस से 3 श्रेणियां हैं। ये ऊपर वाली जो 3 श्रेणियां हैं, इनको तो कहा जाता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और एक जो तिब्बत में फैली हुई श्रेणी है उसको कहा जाता है कैलाश। और इन चारों श्रेणियों को संयुक्त रूप से कहते हैं हम ट्रांस हिमालय, इन्हीं को कहा जाता है पार हिमालय। दूसरे नंबर पर जो श्रेणियां आती हैं, सेकंड टाइम जो श्रेणियां, इन्हीं के दक्षिण में 3 श्रेणियां जो हैं, उनमें सबसे ऊपर वाली श्रेणी को कहा जाता है महान हिमालय। और उसके बाद जो दक्षिण में जो श्रेणी फैली हुई है उसको कहा जाता है दोस्तों लघु हिमालय। दूसरी जो श्रेणियां फैली हुई हैं, जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको कहा जाता है दोस्तों लघु हिमालय। कौन सी श्रेणी? लघु हिमालय, जो 5 श्रेणियों में बटी हुई है। ये 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, इनकी आगे चर्चा करेंगे हम विस्तार से, जब लघु हिमालय पढ़ेंगे तब। यहाँ पर ये जो भी 5 श्रेणियां हैं, इनको विस्तार से पढ़ेंगे कौन कौन सी श्रेणियां हैं। अभी सिर्फ इस संपूर्ण श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है वो लिख लो। इस संपूर्ण श्रेणी को कहते हैं लघु हिमालय। इस संपूर्ण श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसको जाना जाता है लघु हिमालय के नाम से। ये लघु हिमालय है नंबर 2 पर, ये वाला, ये लघु हिमालय की श्रेणियां हैं, ये लघु हिमालय है। और नंबर 3 पे जो ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, इसे कहा जाता है शिवालिक श्रेणी। इसे क्या कहते हैं? शिवालिक श्रेणी। इसे शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यह है आपकी शिवालिक श्रेणी। ये जो शिवालिक श्रेणी है वो सबसे दक्षिण में फैली हुई है दोस्तों। सबसे दक्षिण में जो श्रेणी है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको शिवालिक श्रेणी कहा जाता है, जो सबसे दक्षिण वाली श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी। ये लीजिए, ये शिवालिक है दोस्तों। सबसे दक्षिण वाली जो श्रेणी है वो है कौन सी दोस्तों? तो वो शिवालिक श्रेणी है। अब ये जो श्रेणियां हैं, महान हिमालय, सुलेमान, लघु हिमालय या शिवालिक श्रेणी, या इसी में ये जो अराकान योमा श्रेणी है, इसे हम मुख्य हिमालय के नाम से जानते हैं। इन सबको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? मेन हिमालय या मुख्य हिमालय। ये मुख्य हिमालय कहलाती है, ये कहलाती है मुख्य हिमालय, मेन हिमालय, ये मुख्य हिमालय है। तो हिमालय या मुख्य हिमालय इसको कहते हैं। ये जो श्रेणियां, इनको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, या इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों पार हिमालय। और इनके अलावा ये जो पूर्वोत्तर भारत है, इसमें कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां फैली हुई हैं दोस्तों। और इन छोटी छोटी पहाड़ियों के द्वारा पूर्वोत्तर में कई जो है यहाँ पर भूभाग में छोटे छोटे जो है पहाड़ियों के स्वरूप आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन्हीं छोटी छोटी पहाड़ियों को पूर्वोत्तर भारत में पूर्वांचल की या पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो इनको भी यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत में फैली हुई जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं दोस्तों, वो छोटी छोटी पहाड़ियां किस नाम से जानी जाती हैं? यहाँ पर पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर देखिए, ये अरुणाचल में है, नागालैंड में है, यहाँ ये मणिपुर में है, यहाँ ये मिजोरम में है, यहाँ ये पहाड़ियाँ त्रिपुरा में भी हैं। इसके अलावा यहाँ असम में भी फैली हुई हैं, मिकिर और रेंगमा की पहाड़ियों के रूप में। यहाँ पर ये मेघालय में भी है, गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियों के रूप में। तो ये पूर्वोत्तर में कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। जैसे कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ हो जाती हैं यहाँ पर दोस्तों? तो छोटी छोटी पहाड़ियों में अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर पटकोई बूम है। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? पटकोई बूम, पटकोई बूम। ये इधर अरुणाचल में पहाड़ी है, पटकोई बूम। इसके अलावा छोटी छोटी पहाड़ियों के समूहों में और कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो नागा पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं दोस्तों? नागा पहाड़ियां हैं, नागा पहाड़ियां। इसके अलावा यहाँ पर और कौन सी पहाड़ियां हैं दोस्तों? तो और पहाड़ियां यहाँ पर जैसे कि ये मिजो पहाड़ियां हैं, इधर बहुत सारी हैं। ये मिजो पहाड़ियां हैं जिन्हें लुसाई की पहाड़ियां भी कहते हैं। मणिपुर की भी पहाड़ियां हैं, मिजो पहाड़ियां हैं, मणिपुर की भी पहाड़ियां हैं। इसके अलावा यहाँ मिकिर और रेंगमा की पहाड़ियां हैं असम में। देखिए, पटकोई बूम है, नागा पहाड़ियां हैं, मिजो पहाड़ियां हैं।
है ना। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं ये यहाँ पर। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं दोस्तों? तो ये यहाँ पर हैं गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां। गारो, खासी और कौन सी पहाड़ियां? जयंतिया। जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां हैं। ठीक है। यहाँ पर ये मिकिर और रेंगमा की पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं दोस्तों? मिकिर है असम में, इसके अलावा यहाँ पर रेंगमा है, ये भी कहाँ पर है? असम में है। तो ये छोटी छोटी जो पहाड़ियां पूर्वोत्तर में फैली हुई है, मिकिर, रेंगमा, गारो, खासी, जयंतिया, ये मिकिर रेंगमा की हैं इधर पहाड़ियां। तो ये जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, मिकिर रेंगमा की पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां, इसके अलावा मिजो पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, पटकोई बूम की पहाड़ियां, ये सभी की सभी पहाड़ियां पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। इन सभी को संयुक्त रूप से कहा जाता है दोस्तों पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। इन्हीं को कहा जाता है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। तो नंबर 3 जो पार्ट हो जाएगा यहाँ पर, देखिए नंबर 1 पे तो ट्रांस हिमालय है, नंबर 2 पे जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? मुख्य हिमालय या मेन हिमालय। और नंबर 3 पे जो भाग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, वो हो जाएगा पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। कौन सा भाग हो जाएगा नंबर 3 पे दोस्तों? तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं। और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के रूप में अगर हम बात करें तो कौन कौन सी पहाड़ियां हो जाती हैं दोस्तों? तो पटकोई बूम हो जाती हैं, नागालैंड की पहाड़ी हो जाती हैं, मिजोरम की पहाड़ियां हो जाती हैं, है ना। यहाँ पर मिकिर रेंगमा की पहाड़ियां हो जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी हो जाती हैं, है ना। इधर से ये वाली, ये मिकिर रेंगमा की पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां, है ना। नागालैंड की पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां, तो ये जो सारी पहाड़ियां हैं जो पूर्वोत्तर में फैली हुई है, इनको हम बोलते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियां या पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। तो इस प्रकार से दोस्तों उत्तर के जो पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों? तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में सबसे उत्तर में जो भूभाग है उसे तो हम कहते हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय। उसके बाद ट्रांस हिमालय में हम पढ़ते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी के बारे में। उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में दूसरा जो प्रमुख भाग आता है वो आता है मुख्य हिमालय का, और मुख्य हिमालय में हम पढ़ते हैं महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी को। महान हिमालय की एक श्रेणी पाकिस्तान में कहलाती है दोस्तों क्या? सुलेमान श्रेणी। और महान हिमालय की एक श्रेणी म्यांमार में कहलाती है अराकान योमा। पूर्वोत्तर में भारत में फैली हुई छोटी छोटी पहाड़ियों के समूह हैं जिनमें पटकोई बूम है, नागा पहाड़ियां हैं, मिजो पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां हैं, मिकिर और रेंगमा की पहाड़ियां हैं, और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के नाम से इनको जाना जाता है। और ये हो जाता है उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों का तीसरा भाग, जिसे कहते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। तो इस प्रकार से उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है दोस्तों, उस उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों को 3 भागों में मोटे तौर पर विभाजित किया जाता है। अब अगली कक्षा में हम एक एक भाग पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, तिब्बत हिमालय के बारे में, और यहाँ पर हम बात करेंगे विस्तार से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी की। तो दोस्तों बने रहिए मेरे यानी कि एल एस जादौन के साथ। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा। शुक्रिया आप सभी का यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय भारत, जय हिंद दोस्तों।